टॉपिक नागरिकता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में मिलता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा इस टॉपिक्स को देखने से पहले कि नागरिकता होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिक जो होते हैं उसे उस देश में कुछ विशेष सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, जबकि इस तरह का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। अब है कि भारतीय संविधान में क्या नागरिकता की परिभाषा दी गई है। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने नागरिकता के बारे में अलग अलग परिभाषा दिया है, लेकिन उसको अगर हम लोग निचोड़ के रूप में कहें तो वह यह कह सकते हैं कि नागरिकता से किसी भी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध का पता चलता है। नागरिकता के माध्यम से राज्य किसी व्यक्ति को कुछ विशेष सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सौंपता है, बदले में वह व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति जाहिर करता है। तो इस तरह से नागरिकता को हम कह सकते हैं। तो मतलब क्या कि नागरिकता एक तरह का अनुबंध है, समझौता है राज्य और व्यक्ति के बीच। अब हम लोग अगर भारतीय संविधान के बारे में देखें कि भारत के नागरिकों को क्या कुछ विशेष सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, तो इसके अंतर्गत दो तीन कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है कि जो भारतीय संविधान का मूल अधिकार का प्रावधान है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक ये जो सारा प्रावधान है वह केवल भारत के नागरिकों को प्रावधान है। दूसरा जो कैटेगरी है कि भारत में जो सार्वजनिक पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या फिर जो है आपको न्यायाधीशों का पद, ये ऐसे पदों पर केवल भारत के नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं। और तीसरा जो श्रेणी हो सकता है वो यह है मतदान करने का और उम्मीदवार बनने का, कि किसी भी चुनाव में मतदान भारत के नागरिक ही कर सकते हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का या फिर स्थानीय निकाय का, और उम्मीदवार भी उस चुनाव में भारत के नागरिक ही बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ विशेष सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। अब जहां तक है नागरिकता क्या स्वरूप का, तो भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। और दुनिया में जहां कहीं भी संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, उन देशों में सामान्यतः दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। खास करके अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जहां की संघात्मक व्यवस्था का बेहतर मॉडल माना जाता है, तो वहां दोहरी नागरिकता है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका में एक तरफ राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता होती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, वहीं दूसरी तरफ जो है राज्य विशेष की नागरिकता होती है। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अलास्का अमेरिका का एक राज्य है 50 राज्यों में से। तो अगर कोई अलास्का का निवासी है तो एक तरफ वह अलास्का राज्य का नागरिक है राज्य स्तर पर, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, संघात्मक व्यवस्था अपनाने के बाद भी यहाँ दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कारण रहा संविधान निर्माताओं का, और उनकी सोच बिल्कुल सही साबित हो गई है आज तक का जो हमारा इतिहास रहा है। तो दरअसल हम लोग गुलाम मानसिकता के आदी हो चुके थे, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। दूसरी बात है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उसमें साक्षरता का दर भी बेहद कम था, मात्र लगभग 10% के आसपास। और तीसरी बात कि भारतीय नागरिकों में या भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना का घोर अभाव था। और चौथी बात कि जो है देश में बहुत सारे जो 562 के आसपास देशी रियासत थे, वह भी एक बहुत बड़ा कारण था, और उसे जो हाल फिलहाल में ही भारत में विलय किया गया था। तो ये सारा जो समस्या देखा गया, उसके देखने के चलते हमारे संविधान निर्माताओं को लगा
कि अगर राज्य स्तर पर भी भारत में नागरिकता दे दी जाए तो संभव है कि आने वाले समय में क्षेत्रवाद की भावना भारत में काफी जोर पकड़ेगी। इसके चलते देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकता है। तो कहने का मतलब कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था न कर एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था संविधान में की गई है। अब हम लोग आए अपने मूल प्रावधान पर कि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है। तो अब हम लोग आए सबसे पहले अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो यह कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब क्या है कि संविधान जिस समय लागू हो रहा है उस समय तक भारत का कौन नागरिक माना जाएगा, इसकी चर्चा हमारा अनुच्छेद 5 करता है। तो अनुच्छेद 5 में 2 शर्त रखा गया इसके लिए। पहला शर्त रखा गया अधिवास का। अधिवास मतलब डोमिसाइल। मतलब क्या? डोमिसाइल का अर्थ होता है अस्थायी निवास स्थान। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अगर हम भारत में अस्थायी निवास है हमारा तो हम भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। पहला शर्त ये हुआ। दूसरा शर्त इसमें आता है कि अगर हम खुद भारत में पैदा लिए तब हम भारत के नागरिक हो जाएंगे। हम नहीं पैदा लिए तो हमारे माँ बाप में से कोई पैदा लिया तब हम भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। और अगर हमारे माँ बाप भी भारत में पैदा नहीं लिए तो कम से कम संविधान लागू होने के 5 साल पहले से हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 5 कहता है। अब उसके बाद अनुच्छेद 6 आता है। तो अनुच्छेद 6 और 7 का संबंध भारत और पाकिस्तान से। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आ गया, इंडिया आ गया, मतलब पाकिस्तान टू इंडिया, अगर वो माइग्रेट करता है और भारत के संविधान में माइग्रेट का हिंदी शब्द दिया गया है प्रव्रजन। तो अगर कोई पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आ गया तब उसको नागरिक कैसे माना जाएगा, इसका व्यवस्था अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 इसके अंतर्गत कहता है कि अगर अखंड भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में, मतलब कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब के भारत में अगर आप खुद पैदा लिए हैं तब, और अगर आप नहीं पैदा लिए तो आपके पेरेंट्स मतलब माँ बाप पैदा लिए हों, और अगर आपके माँ बाप भी पैदा नहीं लिए तो आपके ग्रैंड फादर मतलब क्या कि दादा दादी नाना नानी पैदा लिए हों तो आपको भारत में नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो है 2 कैटेगरी बना दिया गया। वो कैटेगरी क्या था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आया है तो उसे तो सामान्य तौर पर नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आया है पाकिस्तान से, तो उनको सबसे पहले भारत में आकर के 6 महीने रहना होगा और 6 महीना रहने के बाद उन्हें अप्लाई करना होगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब अप्लाई वो कर देंगे तो इस काम के लिए जो अधिकृत भारत सरकार के अधिकारी होंगे वो अगर उन्हें रजिस्टर कर लिया, पंजीकृत कर लिया तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो तब यहाँ पर सवाल उठता है कि 19 जुलाई 1948 का डेट एक विभाजक डेट, एक विभाजक तारीख के रूप में क्यों माना गया? तो ये हुआ था क्या है कि 19 जुलाई 1948 वह तारीख है जिस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। परमिट सिस्टम लागू होने का मतलब कि जब तक आपको परमिट नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा तो आप भारत से पाकिस्तान नहीं जा सकते या पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकते। इसीलिए यह विभाजक तारीख तय किया गया था। तो ये हुआ कि भाई पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके भारत आया उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बात।
अब अनुच्छेद 7 जो है कहता है कि जो व्यक्ति इंडिया से पाक चला गया, भारत से पाकिस्तान गया, उसकी नागरिकता की क्या होगी। और फिर अगर वो पाकिस्तान से भाग करके भारत आ गया तब क्या होगा, मतलब यहाँ से भारत से पाकिस्तान चला गया तब क्या होगा, और फिर पाकिस्तान से भाग करके भारत आ गया तब उसकी नागरिकता का क्या होगा। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 इसके लिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 7 इसके लिए कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, याद रखना है कि 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से जो है आपको पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी भारत में। फिर आगे कहता है कि अगर वो पाकिस्तान से भारत आ गया कब, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ गया तब उसको यहाँ जो है 6 महीने पहले रहना होगा, उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा, और उसके बाद इस काम के लिए जो अधिकृत भारतीय अधिकारी होंगे वो उनको पंजीकृत कर लेता है, तब वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है 7 कहता है। तो अब आता है तो मतलब 6 और 7 क्या था, पाकिस्तान और भारत के बीच में नागरिकता का मुद्दा पर चर्चा था। अब आता है अनुच्छेद अध्याय 108, यह पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की चर्चा करता, मतलब क्या कि भारतीय मूल का के व्यक्ति के बारे में जो है सो चर्चा करता है अनुच्छेद 8 की इसकी नागरिकता का क्या होगा। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति यदि आउटसाइड इंडिया रह रहा है, मतलब क्या कि भारत से बाहर अगर कोई भारतीय मूल का नागरिक रह रहा है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। तो यहाँ पर यह अनुच्छेद 8 एक्सेप्ट पाकिस्तान की बात करता है। तो चूंकि पाकिस्तान की चर्चा अनुच्छेद 6 और 7 में पहले ही कर दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 8 कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ करके यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत से बाहर मतलब दुनिया के किसी दूसरे देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा, इसका चर्चा इसी में है। तो शर्त इसमें भी रखा गया कि भाई अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो अगर आप खुद भारत में पैदा लिए तब, और अगर आप नहीं पैदा लिए तो आपके माँ बाप भारत में पैदा लिए हों, और अगर आपके माँ बाप भी पैदा नहीं लिए हैं तो आपके ग्रैंडफादर मतलब क्या दादा दादी नाना नानी पैदा लिए हों। कहाँ, अखंड भारत में। अगर अखंड भारत में आप खुद पैदा लिए, आप नहीं लिए तो आपके माँ बाप पैदा लिए, आपके माँ बाप पैदा नहीं लिए तो आपके दादा दादी नाना नानी पैदा लिए, तब आपको नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए शर्त लगा दिया गया कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ जो भारतीय दूतावास है वहाँ जा करके आप अप्लाई कीजिए भारत की नागरिकता के लिए, और उस भारतीय दूतावास का अधिकारी अगर आपको पंजीकृत कर लिया है भारतीय नागरिक के रूप में तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति के बारे में जो भारत से बाहर पाकिस्तान को छोड़ करके दुनिया के किसी देश में रह रहा है उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, इसका चर्चा। अब आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर कि भाई अगर कोई व्यक्ति विदेश के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा, भारत में उसकी नागरिकता बची रहेगी या समाप्त कर दी जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 9 कि अगर आपने दुनिया के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी संविधान लागू होने के समय तक। अब 10वां आता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो इस तरह से नागरिकता देने का प्रावधान क्या देखा, अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 6 में है, अनुच्छेद 7 में है और अनुच्छेद 8 में।
तो ये जो 5 से लेकर के 8 तक में नागरिकता देने का प्रावधान हम लोगों ने देखा, तो अब जो है सो 10वां है कि इस तरह से किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपको नागरिकता मिल गई है, तो वह नागरिकता कैसे बरकरार भारत में रह सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर किसी भी इन अनुच्छेदों में से किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत जिस किसी को भारत की नागरिकता मिल गई है उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। कैसे? तो भारतीय संसद की विधि के अधीन। मतलब क्या है कि भारतीय संसद जो कानून बनाएगी उस कानून के अनुसार आपकी नागरिकता आगे बरकरार रह सकती है। ये जो है सो अनुच्छेद 10 कहता है। तो ये जो है संसद के अधीन हमारी नागरिकता, यह संसद विधि मतलब संसदीय कानून के अधीन या अनुसार हमारी नागरिकता बरकरार रहेगी, ये कहता है आपको अनुच्छेद 10। अब है कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ये कहता है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। मतलब क्या कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार संविधान के अंतर्गत किसको दिया गया है? तो एकमात्र संसद को। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आसानी से पूछता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो वो संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। दरअसल यह जो व्यवस्था किया गया, तो यह व्यवस्था करने का मूल कारण ये रहा कि जो है हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में जो है पूरी प्रक्रिया का, पूरे कानून का चर्चा नहीं किया गया है। जो चर्चा किया गया है वह चर्चा केवल इस संबंध में है कि संविधान लागू होने के समय तक किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन तब सवाल उठता है कि संविधान लागू होने के बाद आने वाले समय में किसको नागरिक माना जाएगा या किसको नहीं माना जाएगा, किसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या नहीं समाप्त कर दी जाएगी, या नागरिकता के बारे में और कोई आवश्यकता बस प्रावधान करना होगा तो कौन करेगा। इसका चर्चा जो है सो संविधान खुद नहीं किया है। वह जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह काम छोड़ दिया किसके ऊपर? संसद के ऊपर, कि भाई अब आने वाले समय में मतलब संविधान लागू होने के बाद अब कौन नागरिक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, किसकी नागरिकता रहेगी, जाएगी, या और कोई प्रावधान बनाना है, नहीं बनाना है, यह काम आप संसद करें। तो यह संसद को अधिकार एकमात्र दे दिया गया है। तो किसी भी एग्जाम में यह आसानी से पूछ लेता है कि नागरिकता के सवाल पर या संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ये जो अधिकार दिया गया है, तो इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि जो है इसी अधिकार के अंतर्गत संसद ने सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम का निर्माण किया था। 1955 में नागरिकता अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किसने किया? तो संसद ने किया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में जो है आपको नागरिकता देने और समाप्त करने का पहली बार प्रावधान किया गया। तो इसमें जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान हुआ कि भाई नागरिकता जो दे रहे हैं वह भारत में कैसे कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें प्रावधान जो किया गया था, इसमें हुआ कि नागरिकता अर्जन का तरीका बताया गया, डी में समाप्ति का तरीका बताया गया। तो अर्जन और समाप्ति का तरीका बताया गया था आपको जो है इस अधिनियम में, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955। तो अर्जन मतलब कोई कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो इसके लिए उसमें 5 तरीके का व्यवस्था किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में। पहला क्या कि भाई जन्म से, कि जन्म के आधार पर आपको जो है नागरिकता मिल सकती है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरा क्या किया गया?
दूसरा कहा गया कि जो है आपको वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकता है। तीसरा जो है सो आपको पंजीकरण के आधार पर, मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर। चौथा जो है आपको देशीयकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकता है। और पांचवा जो है सो आपको अर्जित भूभाग के माध्यम से मिल सकता है। ये व्यवस्था किया गया अर्जित भूभाग, मतलब क्या है कि जो भाग भारत में पहले नहीं रहा है, भारत उस भाग को अपने देश में शामिल कर लेता है, तो उस भूभाग पर रहने वाले जो नागरिक होंगे, व्यक्ति होंगे, वह भी भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि जैसे कि सिक्किम या जैसे कि गोवा, ये भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1961 में गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया, तो गोवा में जो निवास करने वाले व्यक्ति होंगे वो भारत के नागरिक मान लिए गए। यही हुआ अर्जित भूभाग। तो अर्जन का ये 5 तरीका नागरिकता अधिनियम 1905 में बताया गया। अब है कि इसी में समाप्ति का भी तरीका बताया गया कि किसी की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए जो है 3 तरीका बताया गया कि 3 आधार पर किसी की नागरिकता भारत में समाप्त कर दी जा सकती है। तो पहला क्या है कि अगर आपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। स्वेच्छा से हमने त्याग दिया तब भारत के हम नागरिक नहीं हैं। दूसरा है कि इसमें किया गया कि अन्य देश की नागरिकता, मतलब क्या, दूसरे देश की नागरिकता हमने अगर ले लिया, दूसरे देश की नागरिकता अगर हमने ले लिया तो हमारी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर देगी। और तीसरा जो है वह है आपको नागरिकता से वंचित कर देने का। तो नागरिकता से वंचित कर देने का वो क्या तरीका है कि वंचित करने पर क्या है, किसकी नागरिकता ऐसे समाप्त हो सकती है, तो जिस किसी ने धोखाधड़ी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता लिया, मतलब ये नागरिकता प्राप्त करने का जो ये 5 आधार दिया गया, इसमें से किसी भी तरीके को, किसी भी आधार को धोखाधड़ी के माध्यम से आधार बना करके अगर हमने भारत की नागरिकता ले ली और ये पता भारत सरकार को पता चल गया तो हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है, हमको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसका जो है सो प्रावधान। तो इस तरह से नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के आधार पर पहली बार भारतीय संसद ने जो है सो बनाई और उसमें नागरिकता देने और छीनने का प्रावधान किया गया। हालांकि उसके बाद इस अधिनियम में 6 बार संशोधन हो चुका है। तो इस अधिनियम में अब तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। अब हमको याद रखना है कि इस अधिनियम में संशोधन कब कब हुआ। तो इस अधिनियम में जो है अब तक 6 बार संशोधन हुआ, 6 बार संशोधन हो चुका है। 6 बार संशोधन कब कब संशोधन हुआ है, तो पहली बार जो इसमें संशोधन हुआ वो 1986 में, दूसरी बार संशोधन 1992 में, तीसरी बार जो संशोधन होता है इसमें वो जो है 2003 में, फिर संशोधन होता है 2005 में, फिर संशोधन होता है 2015 में और अंतिम बार जो संशोधन हुआ वो 2019 में सीए के नाम से। हम जानते हैं कि 2019 में जो अंतिम बार मतलब 6ठा संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो काफी विवादास्पद और चर्चित रहा, जिसको कि सीए के नाम से जाना गया। तो इस तरह से नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हो चुका है। तो ये जो है नागरिकता के संबंध में हमारे संविधान में प्रावधान रहा है। लेकिन अब इसके बाद 1-2 तथ्य को और हम लोग को समझ लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रमंडल की भी नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो हमारा है, उस अधिनियम की धारा 11 कहता है कि राष्ट्रमंडल ये जो देश हैं
उस राष्ट्रमंडल के देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन यह नागरिकता कैसे दी जा सकती है, तो इसी का जो अनुच्छेद अगला 12 है वो कहता है रेसिप्रोसिटी के आधार पर, मतलब पारस्परिकता के आधार पर, कि अगर हम हमारे देश के नागरिक को राष्ट्रमंडल का कोई दूसरा देश नागरिक बन जाए, नागरिकता का अधिकार दे रहा है, तो हम भी उस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। यह जो है सो व्यवस्था कहता है। लेकिन जो है यह जो पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो है राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिकों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को कानून बना करके पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान करना होगा। अब एक और क्वेश्चन जो पूछता है कि क्या कोई कंपनी भारत की नागरिक हो सकती है, तो कंपनी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं ले सकती है। कारण है इसका कि चूंकि कंपनी एक विधिक मतलब लीगल जो है सो व्यक्ति है, इसलिए लीगल व्यक्ति को जो है नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नागरिकता केवल दी जा सकती है तो नेचुरल व्यक्ति को, प्राकृतिक व्यक्ति को। तो कंपनी एक लीगल व्यक्ति माना जाता है, न कि प्राकृतिक व्यक्ति। इसलिए किसी भी देश की कोई भी कंपनी या अपने ही देश की कोई कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो कंपनी को नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। तो यही व्यवस्था रहता है नागरिकता के संबंध में। हम समझते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो भी आपका कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा, और आगे फिर जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग को लगता है कि बेहतर जो है सो क्लास है, आप लोग की आवश्यकता को पूरा करने वाला ये क्लास है, तो हमारे चैनल समीर क्लासेज पटना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।